हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सबका, जितने लोगों ने भी मेंस दिया था, काफी अच्छा आपका मेंस गया होगा। थंबनेल से क्लियर है, पेपर 7 वाज द हार्ट ब्रेकर। चलिए पूरा रिव्यू करते हैं सीजीपीएससी मेंस 2023 में पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्या ट्रेंड हम लोग को देखने को मिले, क्या चीज़ें अच्छी गई, क्या चीज़ें बुरी गई, ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, ओवरऑल स्कोर कितना जा सकता है, हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस 2023 द मेगा रिव्यू, लेट्स बिगिन। पेपर वन में जैसे हिंदी का जो नेचर था पिछले साल जो था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरली टफ था। ठीक है, अब वही सेम पैटर्न अगले साल रिलीज होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी अच्छी खासी तैयारी कर लेते हैं, जितने भी डेफिनेशन है उनको रट लेते हैं, उनके एक एक दो दो उदाहरण रट लेते हैं। हिंदी का पेपर एवरेज था, गिवन कि पिछले साल टाइप का ही था, तो एक साल में लोगों ने काफ़ी एडजस्टमेंट्स कर लिए होंगे। हिंदी वॉज एवरेज। इसमें जो डेफिनेशंस थे, वाक्य शुद्धि थी, मुहावरे, संपादक जो मैगजीन के बारे में पूछ देता है, हिस्ट्री जो लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, उसके इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और काल विभाजन और हिंदी अनुवाद, ये जो पोर्शन था दोस्तों, मुझे लगा कि दे वेयर वेरी टफ, और ये पर्टिकुलर चीज़ें हर किसी से हैंडल नहीं हुई होंगी। ओवरऑल एवरेज कह सकते हैं हिंदी के लेवल को, बट ये जो स्पेसिफिक पोर्शंस थे, आई थिंक दीज वेयर लिटिल टफ टू हैंडल इन द एग्जामिनेशन सिचुएशन। इंग्लिश तो कह सकते हैं कि कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम काफ़ी इजी लगा, और स्कोरिंग लगा एज यूजुअल। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है यहाँ पे उनको स्पेसिफिक एडवांटेज होगा इस पेपर में। पार्ट 3 में आते हैं। छत्तीसगढ़ी वॉज ए टोटल हार्ट ब्रेकर, है ना। इसमें जो एकदम इतनी ठेठ छत्तीसगढ़ी पूछी जा रही है, जो मुझे नहीं लगता है कि बोलचाल की भाषा में बोली जाती है। ऐसे ऐसे शब्द पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें पूछे जा रही है जो मुझे लगता है कि किसी को नहीं आती होंगी, है ना। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हो गए, कुछ रचनाएं पूछे हैं, कुछ संगीत पूछ दिए हैं, कुछ पहेली है, जनौला पूछे हैं, जो कि हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेस में नहीं है, और ये किसी ऐसी जगह से पूछे जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, और जो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि व्यवहारिक नहीं है। इस प्रकार की छत्तीसगढ़ी ना गांव में चलती है, ना ठेठ देहात में चलती है। तो मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ी समथिंग जिस पे हम सबको अभी काम करना है आने वाले साल में। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो हिंदी विल बी एवरेज, ना किसी को ज़्यादा एडवांटेज होगा, ना किसी को डिसएडवांटेज होगा। इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वालों का एडवांटेज हो सकता है। छत्तीसगढ़ी सुपर टफ थी, ये हर किसी के लिए एक डिसएडवांटेज था। ओवरऑल पेपर वन में जो स्कोर है, वंस अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लो स्कोरिंग होना चाहिए। इस पे क्या कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर नहीं आएंगे, वो मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पिछले बार में हमको लगा था कि इस पर्टिकुलर पेपर में 95 से लेके 110 115 तक काफ़ी हेल्दी मार्क्स होते हैं। लेकिन जब लिस्ट आई तो हमने देखा कि लोगों ने 150 135 140 टच किए हुए हैं। तो आई डोंट नो कैसे होता है ये, लेकिन मुझे लॉजिकली लग रहा है कि वंस अगेन जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं उनके वही 110 115 120 25 के आसपास नंबर जाने चाहिए। मतलब 120 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो ये हो गया पेपर वन की बात। इसमें जो स्ट्रैटेजिकली हम लोग को देखना है वो ये देखना है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज कहाँ से पूछ रहा है। आप सब लोग एक साथ भिड़ के लग जाओ, कोई सी भी बुक है, कौन से ग्रंथ अकादमी की है, राजभाषा आयोग की है, कोई पॉपुलर राइटर की है, उसको देख लो एंड मेक श्योर कि अगले साल के लिए आप तैयार रहो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल आपको जो काम करना है लैंग्वेज में, दैट इज़ कि छत्तीसगढ़ी कहाँ से पूछ रहा है, वो आप लोग मिलके सर्च करिए। जितने भी लोकल बुक्स हैं पूछिए, रिसर्च करिए, दुकान में जाइए, ऑफिशियल बुक्स देखिए, जहाँ से जो मिले वो आप देखिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी वाला जो पोर्शन है, इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, और मुझे लगता है कि आप सबको मिलकर कुछ करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, पेपर टू तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी सातों पेपर हैं ऑलमोस्ट पेपर आउट था। पेपर टू बहुत ही लॉटरी पेपर था। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आए थे, कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज किसी को नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे चेकिंग पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे क्या था। ठीक है, तो कुल मिला के इस साल तक हम ये कह सकते हैं कि जो एसए का पेपर आ रहा है वो टॉपिक गेस कर सकते हैं आप बिफोर हैंड। मैंने लगभग ये टॉपिक्स सितंबर अक्टूबर में बता दिए थे कि ये आने वाले हैं, और एग्जैक्टली वही वही टॉपिक आए हैं। पेपर टू में जब आपको टॉपिक पता है देन इट विल डिपेंड कि किसने किसने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और चेकिंग कैसे हो रही है। तो पेपर टू ऐसे कह सकते हैं, जो इसका डर रहता था पिछले कई सालों में 2012 से लेके 19 के बीच में कि कब कौन सा टॉपिक आ जाए हमको पता नहीं,
कह सकते हैं कि सातों पेपर में सबसे इजी पेपर आज के डेट में कोई है जिसमें सिर्फ आप 4 टॉपिक 6 टॉपिक प्रिपेयर करके फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर पेपर के लिए, दैट इज पेपर 2। तो पेपर 2 इज गोइंग टू बी लॉटरी पेपर, देखते हैं कितना स्कोर खींचता है। नाउ पेपर 3, 4, 5, 6 मैंने सबको देखा है, काफ़ी डिटेल में देखा है पेपर 3, 4, 5, 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पास्ट ईयर क्वेश्चन डोमिनेटेड था। ठीक है, पेपर 3, 4, 5, 6 में ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं था जो मेरे को लग रहा हो कि एकदम से यूनिक आ गया हो। ड्राई करोशन पहले पूछा जा चुका है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी पे से पूछा जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर वुमेन ट्राइबल चिल्ड्रन पूछा जा चुका है। तो मुझे लगा कि अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन किसी ने अच्छे से सॉल्व करके रखे हैं 2012 से 2021-22 तक का, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एडवांटेज हुआ होगा। ये जो पेपर है इस साल जो हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि जितना मैंने देखा है दिस इज़ वेरी 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 सिमिलर टू 2019 का मेंस जो मैंने दिया था, जिसमें मेरी रैंक लगी है। तो 2019 के मेंस में भी सेम थीम था, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो यूजुअल पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एसटी पॉपुलेशन के जेंडर रेशियो में टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स लिखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम टू द मिनिमम, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हमको देखने को मिले। तो 2019 पीएससी की पूरी वाइब्स आ रही थी मुझे इस पेपर से। कन्वेंशनल पेपर था, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन आए थे, कोई ज़्यादा नए अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। जिसने अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर लिया होगा मुझे लगता है कि उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स उठ जाएंगे। नाउ कमिंग टू पेपर 7। पेपर 7 थंबनेल में देख लिया होगा, काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस था पेपर 7 का। तो इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट मेरे ऑब्जर्वेशन था कि ये सुपर 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 टफ पेपर था। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक थे। जैसे एक क्वेश्चन जो पहला ही क्वेश्चन था वो पूछ रहा है, डिस्कस प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ये जो काम कर रहे होंगे ना बहुत साल से पुलिस विभाग में वही बता पाएंगे। उसके बाद उसने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ दिए, नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए। स्टेट द प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इट्स मेन फंक्शन इन 2022-23 व्हाट चेंज डिड द वर्ल्ड बैंक मेक इन इंडियाज ग्रोथ रेट, व्हाट इज ब्रिक्स, स्टेट द नेम ऑफ इट्स मेंबर स्टेट, द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड द मेन ऑब्जेक्टिव, what are binding tools of war, state the characteristics of rugby football, state the origin and major competitions of wrestling game। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम पूछा है। अंडर द लैंड रेवेन्यू कोड 1959 which properties of the defaulter cannot be auctioned and sold। अरे LRC 1959 को आप कैसे पता होगा एक CGPSC के प्रिपरेशन करने वालों को। LRC तो हार्डकोर रेवेन्यू का काम है, जो लोग सर्विस में भी है स्पेशली जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वही बता पाएंगे आपको। नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर्स, वो भी जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं फील्ड में, वो बता पाएंगे कि विच प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफॉल्टर कैन नॉट बी ऑक्शन्ड एंड सोल्ड। इसके बाद ये बहुत ही अजीब सा छत्तीसगढ़ की जो रेगुलेशन है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज अंडर द छत्तीसगढ़ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2013। पहली बात तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये रेगुलेशन मैंने सुना भी नहीं है, ना हमारे सिलेबस में ना कुछ है। एक लाइन लिख दी गई है पेपर 7 पार्ट 1 में कि छत्तीसगढ़ में डिफरेंट स्कीम्स। अरे डिफरेंट स्कीम्स मतलब कोई सीमा है क्या स्कीम्स की कि एक एक चीज़ में पढ़ते रहूँगा? ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें मतलब कलम चलाना भी मुश्किल है, लेकिन क्या करें, अब पूछ दिया तो क्या कह सकते हैं। सिमिलरली जो पेपर 7 पार्ट 2 था, इसमें जो स्पोर्ट्स पूछे हैं मुझे लगता है कि दे वर वेरी टफ। डेकेथलॉन हेप्टाथलॉन में डिफरेंस पूछ रहा है ना। अब ऐसा है कि अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो समझ में आ गया, डेकेथलॉन मतलब कोई 10 प्रकार के स्पोर्ट होंगे, है ना। हेप्टाथलॉन मतलब कुछ 7 प्रकार के होंगे जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं जो बहुत स्पेसिफिक थी। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर में, थ्रो लाइट ऑन द ओलंपिक एंथम। अरे क्या पता भाई ओलंपिक एंथम क्या है, ओलंपिक के बारे में बताओ, कहाँ पे हुआ है, किस साल में हो रहा है, किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, मोटो क्या है, इसका मैस्कॉट क्या है, ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ओलंपिक एंथम के बारे में क्या बताऊं, मैं लिख के बताऊं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं हर स्पोर्ट्स का, हर गेम का, हर इवेंट के जितने भी एंथम हो रहे हैं उनको मैं रट के आऊं? क्या मेरा राज्यगीत है जो मैं रट के आपको बताऊं? तो अगर कल परसों विंटर ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, उसका जो एंथम होगा उसको मैं कैसे रट के आऊँगा? तो ये इस प्रकार की चीज़ें आई थिंक दे वर वेरी डिसअपॉइंटिंग। और यहीं पे खड़े खड़े मैं आपको बता सकता हूँ लगभग यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके हाथ से हटते भी नहीं, है ना, हिलते नहीं, कलम चलती नहीं उस 30 नंबर के क्वेश्चन में। जब 200 में 200 बना के आता है आदमी पेपर 7 में तो हार्डली 108 115 मिलते हैं।
और उसमें 30 क्वेश्चन कम कर दोगे तो ऐसी स्कोर आपका 85 87 के आसपास आ गया। तो मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि ये पर्टिकुलर जो पेपर है इसको कोई भी प्रिपेयर नहीं कर सकता था, स्पेशली छत्तीसगढ़ लॉज वाला पेपर विल बी वेरी लो स्कोरिंग। 90 से 100 आ जाए, है ना, तो दैट विल बी वेरी गुड स्कोर। आपको टॉप 10 टॉप 20 में दिखेगा टॉपर्स का 90 से लेकर 100 के बीच में डिफरेंस। वंस अगेन चेकिंग पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पेपर 7 वाज वेरी वेरी टफ और बॉर्डर लाइन इररिलेवेंट और इम्पॉसिबल भी था। ठीक है, आई विल बी वेरी ब्लंट विद माई एनालिसिस एंड पेपर 7 का कुल मिला के यही सीन मुझे दिखा। तो ओवरऑल एडवाइस क्या है? ओवरऑल एडवाइस यह है कि आंसर राइटिंग इज द की। जब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं तो सबको पता होता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे टाइम में डिपेंड कर जाता है कि आप आंसर्स कैसे लिखते हो। डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव जो हमने चलाया था पिछले साल चलाया था शायद, यस, पिछले साल जो हमने डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स चलाया था वहाँ से उसी नेचर के कई क्वेश्चंस आ गए थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस टाइप से जो फॉलो कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को उनको काफ़ी फायदा हुआ होगा। अगर आप देखना चाहते हैं डेली आंसर राइटिंग वाला तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इस चैनल के। उसके बाद व्हेन क्वेश्चन आर इजी देन नॉलेज इन इनसिग्निफिकेंट यू हैव टू स्टैंड आउट इन प्रेजेंटेशन स्पीड पेपर कंप्लीशन एंड मैनेजमेंट। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको वो आ जाता है कि कौन कितना प्रैक्टिस करके आया है। जब क्वेश्चन ईजी आ जाता है तो लोग वो 2 नंबर के क्वेश्चन को इतने सजाने में लग जाते हैं कि पूरा पेपर छूट जाता है। तो ऐसे टाइम पे पहली बात तो आपको आना तो चाहिए। अब सबको आ रहा है तो क्या करना है, स्पीड मेंटेन करना है। हर क्वेश्चन में रुक के आपको मोती नहीं पिरोना है, वरना यू विल बी नॉट एबल टू कंप्लीट द पर्टिकुलर पेपर। आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, स्पीड मेंटेन करनी है, इजी क्वेश्चन को उतना ही डील करना है जितना आप एवरेज क्वेश्चन को डील कर रहे हो और पेपर कंप्लीट करना है। जिसने भी ठीक ठाक आंसर लिख लिया है और जिसके पेपर कंप्लीट हो गए हैं, मान के चलो उसके 95% चांसेस है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कई लोगों को हिडन एडवांटेजेस रियलाइज ही होंगे, एडवांटेज भी कह सकते हो डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। ये पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन हॉल में फील हुई होगी। पहला कि भाई प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट। दूसरा फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, लू है, वीकनेस लग रही है, सोए नहीं हो, पंखा नहीं चल रहा है रूम में, बहुत गर्म हो रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, लाइट नहीं है अच्छे से, आंख दर्द दे रहा है, कमर दर्द दे रहा है, हाथ दर्द दे रहा है, उंगली छिल गई है ना, नाखून टूट गया है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। डाइट का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि सेकेंड हाफ में आप क्या खा रहे हो। अब चाट और समोसा मटर खा के बैठे हो तो उसके बाद नींद तो आएगी, प्यास तो लगेगी। उसके बाद जब यही पूरा साइकिल चल रहा है 2-3 दिन तक, तो तीसरे दिन तक आपकी क्या हालत होती है, आप कैसे रिकवर करते हो, वो मैटर कर जाता है। टेम्परामेंट, पेपर 2 ईजी आ गया, ऐसे टॉपिक एक्सपेक्टेड आ गए, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो। और पेपर 7 में जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, डैट विल मैटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब पेपर ईजी आए तो उसके हिसाब से अडेप्ट कर लो, पेपर लेंथी आए तो उसके हिसाब से अडेप्ट कर लो, मैथ्स बन रही है तो उसके हिसाब से अडेप्ट कर लो, मैथ्स नहीं बन रही है तो उसके हिसाब से अडेप्ट कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब वेकेशन मोड में आ गए हो तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, जाओ भाई मंडे एग्जाम्स में बैठ के आ जाओ, करंट अफेयर बस रिवाइज करो और एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाओ। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्जॉय करो, पढ़ाई वैसे भी नहीं होगी अब इंटरव्यूज़ तक। भाई मैंने तो 2019 का मेंस दिया था तो 2020 का मेंस के लिए मेरे को पढ़ते नहीं बन रहा था, और आपके लिए तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है भी नहीं अभी, तो आप इंजॉय करो आराम से एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, आई होप दिस एनालिसिस वाज यूजफुल टू यू गाइज एंड आई होप कि इस बार काफ़ी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते रहेंगे धीरे धीरे इंपॉर्टेंट वीडियोस में। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।